अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज अपने कवर करेंगे। ये आर्टिकल लिखा गया है भारत की फॉरेन पॉलिसी में आने वाले बदलावों पे। अचानक से रशिया और चाइना से बहुत नज़दीकियां बढ़ गई हैं भारत की। क्यों बढ़ी हैं वो भी आप जानते हैं। चलिए, सब कुछ बेसिक से पढ़ोगे आप मेरे साथ। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ और आप देख रहे हैं। मैक्सिमम बेनिफिट इस क्लास का वही स्टूडेंट्स ले पाते हैं जो साथ में पढ़ते हैं। एक नोटबुक और पेन जरूर रखें या स्क्रीनशॉट्स लेकर के अपने नोट्स रेडी करें। बीच बीच में ढेरों ग्रामर कॉन्सेप्ट्स अपने कवर करते हुए चलेंगे। कह रहा है अनमिस्टेकेबल शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज या बदलाव। और अनमिस्टेकेबल क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें मिस्टेक की या गलती की संभावना ना हो, जो साफ साफ दिखाई लगती हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसा शिफ्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी में आया है कि इसको देख करके कोई कंफ्यूजन नहीं लगेगी आपको कि हम रशिया या चाइना के नज़दीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, देख के पता लग रहा है। तो ये शिफ्ट बिल्कुल अनमिस्टेकेबल है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। वर्ड को पकड़ना है इसको, इसमें गलती की बात कम है और डेफिनेट किसी चीज के पक्का होने की बात ज्यादा है। फर्स्ट टाइटल पैराग्राफ देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया सिग्नल्ड अ चेंज इन फॉरेन पॉलिसी स्टांस एट द एससीओ समिट। कह रहा है भारत ने सिग्नल किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के इशारा दिया, एक शिफ्ट का या चेंज का, बदलाव का, हमारी फॉरेन पॉलिसी की मुद्रा में, स्टांस में। स्टांस का मतलब होता है पोजीशन। किसी भी मामले में आपकी पोजीशन हो सकती है ना, आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ हैं, ये स्टांस कहलाता है। तो हमारा फॉरेन पॉलिसी का जो स्टांस था, पोजीशन था, उसमें एक बदलाव का हमने सिग्नल दिया। और कहाँ दिया? एससीओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन के समिट में। समिट वर्ड मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, बड़ा काम का वर्ड है। समिट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी, माउंटेन पीक, ठीक है। और लेकिन दूसरा मतलब होता है कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप कॉन्फ्रेंस, जैसे यूनाइटेड नेशंस, जैसे एससीओ, ब्रिक्स। जब ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टॉप कॉन्फ्रेंस करती है, साल में एक बार जो इनकी कॉन्फ्रेंस होती है सबसे बड़ी वाली, पहाड़ की चोटी जैसी, उसी को अंग्रेजी में समिट बोलते हैं। तो समिट का मतलब कॉन्फ्रेंस भी होता है और पहाड़ की चोटी भी होता है। अंग्रेजी में एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे गुड का मतलब होता है अच्छा, आई एम गुड। और दूसरा मीनिंग होता है गुड के आगे एस लगा करके गुड्स। गुड्स यानी सामान जो आपने किसी को बेचा या किसी से खरीदा। तो सिंगल वर्ड विद मल्टीपल मीनिंग्स जब भी आपसे शेयर करें, इसकी तरफ खास ध्यान दिया करो। चलिए, अब इस आर्टिकल की वोकैब दिखा देते हैं आपको। 5 वर्ड्स अलग कर लेते हैं हम, सबसे भारी भरकम, सबसे मोटे वाले। शुरू में एक साथ पढ़ लोगे तो क्लास के बीच में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। शाम को यही 7 से 8 बजे के बीच में क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे सैटरडे मिलती है। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @officialYT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। पहला वर्ड है डिसाइडेडली।
देखिए, डिसाइड का मतलब किसी चीज के बारे में फैसला लेना। डिसाइडेड, जिसके बारे में फैसला लिया जा चुका है। डिसाइडेडली, ऐसी चीज जो एकदम, जिसका निर्णय हो चुका है, जिसका, जो एकदम पक्की है। जब कोई चीज डिसाइडेडली होती है ना, तो वो सडनली होती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि ये पहले डिसाइड हो चुका है कि ये होगी। द डिश वॉज डिसाइडेडली टू स्पाइसी फॉर मी। ये जो डिश थी, ये जो पकवान था, ये डेफिनेटली या निश्चित तौर पे ही बहुत स्पाइसी था, मसालेदार था मेरे लिए। तो ये वर्ड डिसाइड, डिसाइडेड से बनाएं। आज के क्लास में ये वर्ड आप यूज होता हुआ देखेंगे। डिसाइडेडली एक एडवर्ब है। अगला वर्ड अपने पास बोनमी। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों से वर्ड बार बार आ रहा है। खुश मिजाजी को बोलते हैं बोनमी, जो दो दोस्तों के बीच में होती है, संबंधियों के बीच में होती है, रिश्तेदारों के बीच में। आफ्टर एन आर्गुमेंट द एटमॉस्फेयर ऑफ बोनमी वॉज सडनली गॉन। एक आर्गुमेंट के बाद या बहस के बाद जो माहौल था खुश मिजाजी का, अचानक से वो गॉन हो गया, चला गया, गायब हो गया। खुश मिजाजी के सारे अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। कोर्डियलिटी, जीनियलिटी, फ्रेंडलीनेस, एफेबिलिटी। आज आप ये वर्ड देखेंगे बोनमी, लेकिन कभी कभी कॉर्डियलिटी या जीनियलिटी भी आप यूज होता हुआ देखते हैं। ये अच्छे वर्ड्स हैं, खास ध्यान देने वाले वर्ड्स हैं, जीनियलिटी और कॉर्डियलिटी। चलिए, अगला वर्ड अपने पास एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है किसी से कुछ निकलवाना। अब इसका मतलब ये नहीं आपने किसी से पैसा निकलवा लिया। एलिसिट आप करेंगे किसी इमोशन को, सपोर्ट को, स्माइल को, गुस्से को, किसी इंसान से कोई इमोशन निकलवाना, कोई ऐसी चीज निकलवाना जो टच ना की जा सकती हो, सच निकलवाना। समझ पा रहे हो? ऐसे ही वर्ड यूज होगा। इसको इवोक करना, ड्रॉ आउट करना भी बोलते हैं। ध्यान रखना, चीजें ऐसी ही निकलवाई जाएंगी इस वर्ड से जिनको आप टच ना कर सकें। कम्युनल इश्यूज आर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस टू एलिसिट इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम वोटर्स। सांप्रदायिक मुद्दों को इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस लगा के, आर यूज्ड, हमारे नेताओं के द्वारा, ताकि वो निकलवा सके इमोशनल रिस्पॉन्स को। या इमोशनल कर लेना, स्पेलिंग लिख लेना इमोशनल की, ताकि वो एक भावुक रिस्पॉन्स निकलवा सके अपने वोटर से, अपने मतदाताओं से। अराउज करना, किंडल करना, इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, एलिसिट। अगला वर्ड अपने पास सरकमवेंट। गो वर्ब की 3 फॉर्म्स पता है आपको? गो, वेंट और गोन, पता होंगे ना? गो, वेंट, गोन। ये जो वेंट है, WENT, इसी की पुरानी फॉर्म है वेंट, VENT। अब देखो ये वर्ड कैसे बना हुआ है। सरकम यानी सर्कल की तरह घुमा हुआ, वेंट यानी जाना। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे सीधे ना जाकर के घूम के जा रहे हैं तो आप सरकमवेंट कर रहे हैं। आप बाईपास कर रहे हैं, किसी चीज को वर्क अराउंड कर रहे हैं। सीधे जाने का रास्ता या तो बंद है या आप उससे जाना नहीं चाहते हैं। तो सरकमवेंट का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से किसी काम को करना, सीधे रास्ते से बचना, टेढ़ा मेढ़ा होकर के जाना। चलिए मैं यूज करके दिखाता हूं ये वर्ड। सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स open their accounts in Switzerland and Panama to circumvent India's tax laws। कुछ अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अपने अकाउंट खोलते हैं स्विट्जरलैंड और पनामा जैसे देशों में, ताकि वो बच के निकल सकें या साइड से बाईपास होकर के जा सकें भारत के टैक्स लॉज से। सीधे सीधे अकाउंट यहीं खोल लेंगे और फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या है, उंगली को टेढ़ा करो, अकाउंट खोलो, लेकिन जो है स्विट्जरलैंड में जाकर के। चलिए, ये सरकमवेंट वर्ड साइड स्टेप करने के लिए, इवेड या बाईपास करने के लिए यूज होता है। इसको सरकम नेविगेट भी बोलते हैं। नेविगेट का मतलब भी होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। साइड स्टेप तो आप समझ ही गए हैं, यहां से यहां ऐसे नहीं गए, साइड में स्टेप किया फिर ऐसे गए। सरकमवेंट वाला मीनिंग आ रहा है, तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। हर वर्ड की एक फीलिंग लो आप, मीनिंग पता होने से कुछ नहीं होगा, आपको पता होगा वो यूज कैसे होगा। लास्ट वर्ड है आपके लिए नया, इसको बोलते हैं आइटनरी। ये होती है आपकी ट्रैवल शेड्यूल। जैसे आप लखनऊ से ग्वालियर जा रहे हैं, तो ऐसे घर से मुंह उठा के तो निकल नहीं जाओगे, टिकट लोगे पहले जाने की, हो सकता आने की भी, कहाँ रुकने वाले हो, किस दोस्त से मिलने वाले हो, क्या काम है वो कब करोगे, ये सारा प्लान जब आप पहले बनाते हो ना दिमाग पे, पेपर पे, उसको बोलते हैं आइटनरी, ट्रैवल शेड्यूल। द आइटनरी फॉर द ट्रिप इंक्लूडेड
विजिट्स टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल सेंटर्स एंड लोकल मार्केट्स। जो आइटनरी थी, इसकी स्पेलिंग देख लो, बोलना सीख लो। इसको इटनरी भी बोल देते हैं और आइटनरी भी बोल देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, इंग्लैंड में हो या यूके में हो। तो जो ट्रैवल प्लान था, आइटनरी था इस ट्रिप का, उसमें शामिल था ये सभी तरह की विजिट्स, बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे, किलों पे, और उस पे कल्चरल सेंटर्स पे और लोकल मार्केट्स पे, सब जगह जाना उसमें जो है था। चलिए, आइटनरी वर्ड अगर आपने सीख लिया तो इसी से मिलता जुलता वर्ड अंग्रेजी में आइटनेंट। ये इटनेंट बोलते हैं, आइटनेंट बोल दो। ऐसा आदमी जिसकी आइटनरी हमेशा बनी रहती हो, खाना बदोश टाइप का, जिसका पांव ना कहीं टिकता हो, आज इधर जाऊंगा फिर इधर घूम के आऊंगा, है ना। तो कहते हैं ना जिसका पांव ना टिकता हो, अंग्रेजी में उसके लिए वर्ड है आइटोरेंट। इसके लिए एक और अच्छा वो होता है जिप्सी, या फिर इसको बोलते हैं वैगेबॉन्ड। चलो, आज वो कैब ज़्यादा गहरी नहीं करेंगे, ये फिर कभी करवाऊंगा ये वर्ड्स आपको किसी क्लास में जब आइटोरेंट आएगा। चलिए, ये वन वर्ड याद रखेंगे। अबाव आर्टिकल पे एक समरी दें आपको किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, कहानी आपको पता है, आपसे कुछ छुपा नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और उनके ईगो की वजह से भारत धीरे धीरे अमेरिका से दूर होता जा रहा है। और किसकी तरफ जाएगा दूर होके? अपने पुराने दोस्त रशिया की तरफ। लेकिन साथ में इस बार चाइना का एंगल भी दिख रहा है। चाइना में जो रिसेंटली एससीओ समिट हुआ, उसमें काफी खुश मिजाजी या बोनमी दिखी मिस्टर मोदी और मिस्टर शी जिनपिंग के बीच में। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये जो है ना, आप देख करके ये मत सोचना कि संयोग से हो गया, वो दोनों मिले और गले मिल लिए, ऐसा नहीं है। ये सब प्लान के साथ हो रहा है और हम एक सिग्नल दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि अमेरिका की बुलिंग की वजह से हमने नए दोस्त या पुराने दोस्तों से नए संबंध बना लिए हैं। ये एक फॉरेन पॉलिसी के स्टांस में आया हुआ बदलाव है। बस यही आज की समरी है। अब इस समिट में कैसे कैसे बदलाव आए, क्या नया हुआ, आप इस आर्टिकल में देखेंगे। टोन आज की एनालाइजिंग या एनालिटिकल एनालाइज कर रहा है हमारी पोजीशन को, साथ में है डिप्लोमेटिक, कूटनीति, डिप्लोमेसी की बात भी बार बार होगी। चलिए, अब अच्छे बच्चे की तरह वीडियो करना है पॉज। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने, एक बार इसको खुद से पढ़ के मीनिंग निकालना है, जितना पढ़ सको, यहां तक समझ में आए, इतना समझ में आए, आधा अधूरा कोशिश करना है। फिर अपने साथ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा आपने कहां गलती की। मैं कर रहा हूं पॉज, आप भी पॉज करें। कह रहा जी, मोर देन द आउटकम्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डिसीजन टू विजिट चाइना फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एससीओ समिट वॉज अ क्लियर मैसेज। कह रहा जी, आउटकम से भी ज्यादा, आउटकम अच्छे से वर्ड आपको आता है। आउट मतलब बाहर, कम मतलब जो आए। बाहर क्या आता है? नतीजा बाहर आता है किसी भी काम का। कह रहा है जी, आउटकम से भी ज्यादा, नतीजों से भी ज्यादा हुआ क्या? इनसे ज्यादा हमारे पीएम मोदी का जो डिसीजन था ना कि वो विजिट करेंगे चाइना को एससीओ नाम की संस्था की समिट के लिए या टॉप कॉन्फ्रेंस के लिए। कह रहे ये डिसीजन जो था ये क्लियर मैसेज था, एक साफ संदेश था। और कहां से आया था? फ्रॉम द गवर्नमेंट आया था, सरकार से। और किस चीज को लेकर के? ऑन अ शिफ्ट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी आउटलुक। इसके एक शिफ्ट को लेकर के आया था, बदलाव को लेकर के आया था, जो इसके फॉरेन पॉलिसी के आउटलुक में आ चुका है। आउटलुक, अंग्रेजी में इस वर्ड के भी दो मीनिंग है। पहला मीनिंग होता है आपका नजरिया या व्यू पॉइंट, आपका आउटलुक या आपका नजरिया। दूसरा होता है किसी चीज के अंदर की संभावनाएं या पोटेंशियल। समझ गए? दोनों तरीके से वर्ड यूज होता है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की पोटेंशियल या नजरिए दोनों में बदलाव आ गया है और ये हमने मैसेज दिया है। सेंटेंस का मीनिंग निकाल लिया आपने, स्ट्रक्चर देख लो। डिसीजन बनेगा सब्जेक्ट, एक नाउन है ग्रीन कलर में। वॉज बनेगी इसकी वर्ब। आउटलुक का मीनिंग आपने देख लिया, बाकी इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहा है इट हैज बिन 7 years सिंस मिस्टर मोदी ट्रेवल टू चाइना। कह रहा है इस बात को हो चुके हैं, इट हैज बिन 7 साल यानी 7 years, जब से मोदी साहब ने ट्रेवल किया था पास्ट परफेक्ट में चाइना की तरफ। कह रहा है एंड हिज मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वॉज देयर फर्स्ट सच बायलेटरल एंगेजमेंट सिंस द मिलिट्री स्टैंड ऑफ 2020। कह रहा है और उनकी जो मीटिंग थी चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग के साथ, वो उनकी पहली इस प्रकार की बायलेटरल एंगेजमेंट थी। ध्यान देना इस बात पे। एंगेजमेंट का मतलब होता है बातचीत, संबंध।
बाइलेटरल का मतलब होता है दो तरफा। तो पहली ऐसी ये बाइलेटरल इंगेजमेंट थी या दो तरफा संबंध थे इनके और शी जिनपिंग के, जब से इनका मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ या फिर मिलिट्री में इनका सैन्य तौर पे झगड़ा हुआ 2020 में दोनों कंट्रीज का। स्टैंड ऑफ आप समझते हैं, जिसमें झगड़ा हो, झड़प हो, दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएं, स्टैंड करें, एक दूसरे को आंखें दिखाएं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंड ऑफ या डेडलॉक। बहुत बार आते हैं वर्ड्स। स्ट्रक्चर देख लो सेंटेंस की। इस बात को 7 साल हो चुके हैं। इट हैज़ बिन 7 ईयर्स, परफेक्ट टेंस लगा करके सिंस का इस्तेमाल हुआ है। मिस्टर मोदी जब ट्रैवल कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, हैड प्लस V3। मीटिंग की वर्ब है वॉज। बायलेटरल इंगेजमेंट पहली है, इसका मतलब ये है कि शी जिनपिंग और मोदी मिले तो हैं, लेकिन ये मिले हैं किसी और समिट में, जहां पे इन्होंने 10-20 लोगों के बीच में एक दूसरे से हालचाल कर लिया, हाथ मिला लिया। बायलेटरल इंगेजमेंट में आप तसल्ली से बैठ के दो बंदे बातचीत करते हो। चलिए, सब समझ में आया, बढ़े आगे। स्पीड को कम बढ़ा सकते हो आप, आपको पता है यूट्यूब में ऑप्शन है, अगर आपको स्पीड मेरी ज़्यादा लगे तो कम कर लिया करो और कम लगे तो बढ़ा लेना। सेकंड पैराग्राफ सामने है, फटाफट उसको पढ़ के मीनिंग निकालो। कह रहा है इट हैज बिन 3 years since Mr. Modi attended the SCO summit, a Eurasian grouping seen as decidedly anti-Western। कह रहा है अब ये इस बात को भी 3 साल हो गए हैं जब से मोदी जी ने अटेंड किया या अपनी हाजिरी दी SCO की समिट के अंदर। अब देखो SCO के बारे में कॉमा लगा करके एक पूरा फ्रेज लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन, नाम पे मत जाओ, इसका काम समझो। ये पूरा नाउन फ्रेज है और इस दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव काम करेगा। कह रहा है ये एक ऐसी यूरेशियन ग्रुपिंग है, एक ऐसा ग्रुप है यूरोप और एशिया के कंट्रीज का, जो देखा जाता है निश्चित तौर पे डिसाइडेडली या डेफिनेटली एंटी वेस्टर्न या पश्चिमी देशों के खिलाफ। तो एससीओ की नींव ऐसे बनी है कि पश्चिमी देशों के सामने ग्रुप बना है और इसको हमने 3 साल बाद मोदी साहब ने अटेंड किया। चलिए अगेन, इट हैज़ बिन 3 years सिंस लगा हुआ है इसलिए परफेक्ट टेंस लगाया। मोदी साहब की वो अटेंडेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डिसाइडेडली यानी डेफिनेटली, निश्चित तौर पे। यूरेशिया अगर आप नहीं समझते हैं तो ऐसा समझ लो, यूरोप और एशिया को मिला देते हैं, जब एक ही वर्ड बना देते हैं उसको बोल देते हैं यूरेशिया। यूरोप और एशिया यूरेशिया, तो ये बन गया यूरेशियन। कह रहा है मीन वाइल फोटोग्राफ्स ऑफ द बोनमी बिटवीन मिस्टर मोदी, मिस्टर शी एंड रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन इवोक्ड मेमोरीज ऑफ एन इनएक्टिव रशिया चाइना या इंडिया RIC ट्राइलेटरल। कह रहा है इसी बीच एक और घटना हुई, मीन वाइल। मीन वाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो अभी चल रहा था ना उसी बीच में एक बात और हुई, वो भी बताते हैं आपको। मीन वाइल क्या हुआ? कई फोटोग्राफ्स आई या फोटोज आई बोनमी की, खुश मिजाजी की, इन तीनों लोगों के बीच। पहला इंसान है मिस्टर मोदी, दूसरा है मिस्टर शी जिनपिंग, तीसरे हैं रशिया के प्रेसिडेंट, कौन है? मिस्टर पुतिन। इन तीनों के बीच की जो खुश मिजाजी की फोटोज थी उन्होंने इवोक कर दिया, पास्ट टेंस में जगा दिया, एलिसिट कर दिया मेमोरीज को या यादों को एक ऐसी ट्राइलेटरल ग्रुपिंग की या 3 तरफा 3 गुटों से बनने वाली ग्रुपिंग की जिसका नाम है RIC, रशिया इंडिया चाइना, और जो अभी इनएक्टिव है, जिसमें अभी कोई हरकत आज तक नहीं हुई थी। तो RIC एक ग्रुप हमारा बना हुआ है, लेकिन 2020 के गलवान वैली इंसिडेंट के बाद इंडिया जो है उससे पीछे हट गया था, लेकिन अब इनकी खुश मिजाजी देख करके लगा कि वो ग्रुप फिर से जिंदा हो गया है। चलिए, फोटोग्राफ्स की वो है इवोक्ड, ध्यान रखना, इवोक करना, एलिसिट करना, किसी ऐसी चीज को निकालना या जगाना जिसको छुआ ना जा सके। यहां मेमोरीज को निकाला गया, कभी इवोक से इमोशन निकलेगा, सपोर्ट निकलेगा, कभी इवोक से किसी का पैसा नहीं निकलेगा। ये वर्ड को गलत मत यूज करना। बॉन्डमी, खुश मिजाजी, कोर्डियलिटी, जीनियलिटी बताया था आपको सारे वर्ड्स। बिटवीन का इस्तेमाल जनरली 2 पार्टीज के लिए करते हैं और 2 से ज्यादा के लिए अमंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही होता है ना, 2 लोगों में बिटवीन और 3, 4, 5 लोगों में अमंग, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप ठीक ग्रामर का किताब आपने नहीं पढ़ा है। बिटवीन और अमंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बिटवीन का इस्तेमाल तब करना है चाहे पार्टियां कितनी भी हों, लेकिन सारी की सारी साफ तरीके से परिभाषित और डिफाइंड हो। जैसे 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स,
तो मैं लिख सकता हूं अमंग 5 स्टूडेंट्स, बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। दो से ज्यादा है, 5 है तो अमंग लगाऊंगा। लेकिन अगर पांचों के नाम पता है, रामू, श्यामू, मोहन, सरिता और कमला, तो अमंग की जगह मुझे बिटवीन का इस्तेमाल करना होगा नाम पता होने पे। बिटवीन रामू, बिटवीन श्यामू, मोहन, सरिता और कमला। समझ गए ना? तो ये कभी भी कंफ्यूजन दिमाग में मत पालना कि सर अमंग क्यों नहीं लगाया, दो से ज्यादा है। जब जब नाम लिख दिए जाएंगे तो दो हो या 2000 हो, इस्तेमाल किया जाएगा बिटवीन का। Correct, the bilateral meeting with China saw the two leaders give their approval to the normalization process initiated in October 2024. कह रहे जो बायलेटरल मीटिंग थी चाइना के साथ एससीओ में, इसने देखा दो लीडर्स को, नेताओं को, और क्या करते हुए देखा, करते हुए, देते हुए अपनी अपनी अप्रूवल इस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को या नॉर्मल बनाने की प्रक्रिया को, जो इनिशिएट हुई थी अक्टूबर 2024 में, पिछली साल। नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप समझते हैं, दो कंट्रीज के बीच में तनाव था, अब मामला शांत हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन। तो ये घटना को इन्होंने होते हुए देखा। लीडिंग फ्रॉम टू डिसएंगेजमेंट अलोंग द एलएसी, ये घटना 2024 में शुरू हुई थी, लीड करते हुए यहां से शुरू होते हुए ट्रूप के डिसएंगेजमेंट से, जो एलएसी के चारों तरफ या अलोंग द एलएसी था। इंगेजमेंट यानी बातचीत या एक दूसरे से संबंध बनाना, चाहे दुश्मनी का चाहे दोस्ती का। जब दो आदमी इंगेज करते हैं ना आपस में, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोस्ती कर रहे हो, दो दुश्मन भी इंगेज कर सकते हैं, एक दूसरे पे हथियार भी चला सकते हैं। इंगेजमेंट मतलब आपने समझ लिया, नजदीक आना। डिस इंगेजमेंट यानी दूर जाना। जब ट्रूप डिस इंगेजमेंट होता है तो फौजें जो है अलग अलग हो जाती हैं, झगड़ा खत्म कर देती हैं। फील लो इस वर्ड की। चलिए, मीटिंग की वर्ब है सो। मीटिंग ने देखा दो लीडर्स को क्या करते हुए, अपनी अप्रूवल देते हुए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की, जो अक्टूबर 24 में शुरू हुई थी। देखिए, ये वर्ब्स अंग्रेजी में कहलाती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को सुनना, समझना या फील करना। सी, हियर, वॉच, नोटिस, फील, ऑब्जर्व, परसीव, ये सारी की सारी। जब भी इन वर्ब्स के बाद में आप कोई चीज को देखें, कोई नाम को देखें, किसी इंसान को देखें, तो उसके बाद आप या तो वर्ब की बेस फॉर्म देखेंगे या वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखेंगे। जैसे आई सॉ हिम क्रॉस और क्रॉसिंग द रोड। मीनिंग समझो, मैंने देखा, क्या देखा? मैंने उसको देखा, क्या करते हुए देखा? रोड को क्रॉस करते हुए देखा। समझ पा रहे हो? तो आई सॉ हिम क्रॉस भी सही है, आई सॉ हिम क्रॉसिंग भी सही है। दोनों में से कौन सा चूज करूं? देखिए, क्रॉस का मतलब है फुल एक्शन देखा मैंने, जब वो रोड के इस तरफ था और वहां तक गया, मैंने पूरे काम को होते हुए देखा। क्रॉसिंग का मतलब है जब वो क्रॉस कर रहा था, उस बीच में मैंने उसको कहीं देखा। समझ पा रहे हो? आई सॉ हिम चीट, आई सॉ हिम चीटिंग, मैंने उसको चीट करते हुए देखा या चीट पूरा करते हुए देखा। अगर चीट लिख रहा हूं तो मैंने उसको पूरा चीट करते हुए देखा है, और अगर आई सॉ हिम चीटिंग लिख रहा हूं तो जब वो चीटिंग कर रहा था बीच में मैंने उसको एक झलक मार के देखा। तो ये फर्क होता है दोनों में। मीनिंग आपको समझ में आ गया, दोनों वर्ब्स क्या क्या काम कर रही हैं, डू और डूइंग। अब आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, आपका एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आई सॉ हिम क्रॉस और क्रॉसिंग द फिनिश लाइन, मैंने उसे फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए देखा। क्या होगा दोनों में से भाई? देखो, इस केस में आएगा क्रॉस, क्रॉसिंग नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? फिनिश तो एक लाइन है, आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो रोड तो चौड़ी है, एक जगह है, आप यहां से वहां जाओगे, टाइम इसमें स्पेंड होगा। फिनिश लाइन जिस मोमेंट में आपने पांव रखा वो क्रॉस क्रॉस हो गई, इसमें कोई टाइम कंजम्पशन नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? फिनिश लाइन क्या है? आप एक लाइन है, उस पर पांव रख दिया, आपने रख दिया, क्रॉस हो गई। जब तक नहीं रखा नहीं क्रॉस हुई। रोड तो आप यहां से चढ़े, ये भाई ये रोड है, इतनी लंबी इतनी चौड़ी रोड है, यहां से लेके यहां तक जाओगे तो है ना बीच में कई जगह, तो रोड में क्रॉस क्रॉसिंग चलेगा, फिनिश लाइन में क्रॉसिंग नहीं चल सकता। तो ऐसे एक्शन जो झटके के साथ होते हैं और वहीं पे बंद हो जाते हैं उसी मोमेंट पे, उनको आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म से मत बताएं, क्योंकि उसमें टाइम कंजम्पशन हो नहीं रहा था और आप उसको करते हुए नहीं देख सकते। आपने उसको क्रॉस करते हुए देखा, पूरा एक्शन एक साथ एक झटके में दिख गया। आई नोटिस्ड हर क्राई या क्राइंग इन द कॉर्नर, मैंने नोटिस किया उसको कॉर्नर में क्राई करते हुए, किनारे पे रोते हुए। अब मुझे बताओ, किसी को रोते हुए नोटिस करते हो तो कैसा नोटिस करते हो? पहले वो बैठा था, फिर अचानक से उसने रोना शुरू किया,
फिर उसने जब रोना बंद किया, फिर आपने अपना देखना जो है तब तक आपने देखा और फिर देखना बंद किया। ऐसा होता है कभी? नोटिस करना, किसी को किसी अवस्था में पाना, ये तब किए जाते हैं काम जब वो काम ऑलरेडी हो रहा हो। मैंने उसे सोते हुए पकड़ा, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना मैंने जब पकड़ा था तब वो सो रहा था, आंखें बंद कर रहा था, फिर जब वो सो गया और सो के उठ गया तब तक मैं उसको पकड़ के बैठा था। नहीं, मैंने उसको सोते हुए पकड़ा, मैंने उसको रोते हुए देखा। तो ऐसे काम जो पहले से हो रहे हो और जिनमें टाइम कंजम्पशन हो रहा हो और आप उस आदमी को पकड़ रहे हो उस अवस्था में उस काम को करते हुए, तो आप पूरा काम नहीं देख पाएंगे, आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लॉजिकली समझोगे तो समझ में आ जाएगा, अंदर से जो जवाब आएगा ना आपके, क्या लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, वो जवाब हमेशा सही आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन से आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं एज होमवर्क। आई कॉट हिम स्टील और स्टीलिंग द मनी, मैंने उसे पैसा चुराते हुए देखा। ठीक है, चलो कमेंट्स में डालना, सही है गलत है आपको वहीं पे बताएंगे। चलिए फटाफट इसको रीडिंग दो। कह रहा है द टू साइड्स agreed to fast track the boundary resolution process being discussed by their special representatives। दोनों तरफ जो थी भारत और चाइना अग्री कर गई वीटो लगा के कि वो फास्ट ट्रैक करेंगी, तेजी से चलाएंगी अपनी बाउंड्री के रेजोल्यूशन को या समाधान की प्रोसेस को। और ये वही प्रोसेस है जो पैसिव वॉइस में डिस्कस की जा रही है, बीइंग डिस्कस्ड, और किनके द्वारा? हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, दोनों कंट्रीज के खास प्रतिनिधियों के द्वारा। हमारी तरफ से कोई 10 जनरल आर्मी के जाते हैं, वहां से भी 4 कर्नल आते हैं और बातचीत करते हैं। चलिए साइड्स की वो है अग्रीड। करेक्ट, दे ऑल्सो गिव द ग्रीन लाइट फॉर द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा फैसिलिटेशन एंड बिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक टाइज टू स्टेबलाइज द वर्ल्ड ट्रेड। कह रहे इन दोनों ने इस चीज को भी ग्रीन लाइट दिया। ग्रीन लाइट देना यानी अग्री करना, सहमति देना, हरी झंडी दिखाना। किस चीज को? 3 चीजों को। पहली चीज है रिजम्पशन यानी रिवाइवल, फिर से किसी चीज की रीस्टार्टिंग, और किसकी? डायरेक्ट फ्लाइट्स की, भारत और चाइना के बीच। दूसरा वीजा की सहूलियत या फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन यानी फैसिलिटी देके किसी चीज को आसान बनाना, सहूलियत देना। तीसरा है बिल्डिंग को या बनाए जाने को आर्थिक रिश्तों का, ताकि स्टेबलाइज किया जा सके, स्थिर बनाया जा सके व्यापारिक जो है दुनिया को, वर्ल्ड ट्रेड को। तो इस तरह की चीजों के लिए भी इन्होंने हरी झंडी दिया। चलिए वर्ड्स देख लेना, स्टेबलाइज, फैसिलिटेशन, रिजम्पशन। कह रहा है एज मिस्टर मोदी कमिटेड टू टेकिंग फॉरवर्ड टाइज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी, मिस्टर शी कॉल्ड फॉर द ड्रैगन या चाइना एंड एलिफेंट इंडिया टू कम टुगेदर। कह रहे कि जैसे ही मोदी साहब ने कमिट किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके वचन दिया कि वो टेक करेंगे फॉरवर्ड अपने टाइज को, रिश्तों को आगे ले जाएंगे। और किसके आधार पे? म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पे, आपसी भरोसे के आधार पे, रिस्पेक्ट के आधार पे, और संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी के हिसाब से। कह रहे जैसे ही मोदी साहब ने ये बोला ना कि मैं वचन देता हूं दोनों कंट्रीज के रिश्तों को आगे ले जाने का, वैसे ही शी साहब ने भी कॉल फॉर किया या डिमांड किया, वर्ब के सेकंड फॉर्म में लगा के ही, कि ड्रैगन यानी चाइना और एलिफेंट यानी इंडिया, कि वो साथ में आए, कम टुगेदर करें। मतलब बड़ी बड़ी बातें हो रही थी स्टेज पे कि आगे बढ़ेंगे, साथ में चलेंगे, है ना। चलिए मोदी की वर्ब है कमिटेड, शी की वर्ब है कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज की डिमांड या मांग करना। चलिए फटाफट पढ़ो इसको, मीनिंग निकालो इसका। चलो खुद से देना ट्राई। कह रहे सच bonhomie was unthinkable even a year ago and it is clear that it has been driven in some measure by the US moves to impose tariffs and sanctions on India। कह रहे ऐसी bonhomie, ऐसी खुश मिजाजी दोस्ती ये अनथिंकेबल थी, सोची भी नहीं जा सकती थी। और कब? यहां तक कि 1 साल पहले, इवन अ ईयर अगो। कह रहा है जी, और ये बात भी क्लियर है, इट इज क्लियर कि ये जो चीज है ना, ये ड्रिवन हुई है पैसिव वॉइस लगा करके कुछ मात्रा में, इन सम मेजर, अमेरिका के मूव्स की वजह से या हरकतों की वजह से, जो है लगाने की, एक तो टैरिफ्स यानी टैक्स, और दूसरा सैंक्शंस यानी प्रतिबंध भारत पे। तो हमें देख के पता लग रहा है कि ये दोस्ती हो ना पाती अगर अमेरिका अपनी ये गलतियां ना करता, टैरिफ और सैंक्शन लगाने की। And the New Delhi's sense of mistrust about the Trump administration's
इंटेंशंस। और ये इस वजह से भी हुआ है कि नई दिल्ली का भी एक सेंस आ गया है मिसट्रस्ट का या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट का, भरोसेमंदी की कमी का इस चीज को लेकर के, और वो चीज है डोनाल्ड ट्रंप की इंटेंशंस या उनके इरादे। तो डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को भांप करके हमें जो अच्छा सेंस आया, और जो अमेरिका ने सैंक्शन और मेजर जो है टैरिफ के मेजर लगाए, इनकी वजह से कुछ मात्रा में देख करके लगता है कि ये सारी खुशमिजाजी जो है ड्रिवन है, ये हमें आगे बढ़ती हुई दिखती है। बॉनमी की वर्ब है वॉज, इट आया बॉनमी के लिए, इट हैज बीन ड्रिवन पैसिव वॉइस में। टैरिफ की स्पेलिंग देख लेना, इट की वर्ब है। कह रहा दिस अलाउड मिस्टर मोदी एंड हिज डेलीगेशन फॉर द मोमेंट टू साइड स्टेप सम ऑफ द कंसर्न्स इंडिया हैज हैड ओवर चाइनाज एक्शंस। कह रहा इस चीज ने अलाउ किया मिस्टर मोदी को और उनके प्रतिनिधि दल को, डेलीगेशन को जो उनके साथ में था, इस मोमेंट के लिए या इस वक्त के लिए, इस पल के लिए, कि वो साइड स्टेप कर सकें या इवेड कर सकें, बच सकें, एक बार दूरी बना सकें कुछ उन चिंताओं से, कंसर्न से जो इंडिया हैज हैड करता आया है या रखता आया है चाइना के एक्शंस को लेकर के। तो ये सारी घटनाएं ट्रंप की वजह से जो हुई हैं, इसकी वजह से मोदी जी ने एक बार अपनी चिंताओं को भी साइड में रख दिया कि चाइना के इरादे भारत के लिए क्या रहे हैं और किस चीज को लेकर के, इंक्लूडिंग इट्स सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें शामिल है मोदी जी का सपोर्ट, चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। द ब्लॉकिंग ऑफ इंडियन मूव्स ऑन यूएनएससी रिफॉर्म्स, कई बार जो ब्लॉकिंग हुई है भारत की मूव्स की, भारत की हरकतों की यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में रिफॉर्म्स को लेकर के। चाइना हर बार बोलता है कि रिफॉर्म की जरूरत नहीं है ना, भारत बोलता है कि रिफॉर्म लाओ। एंड एनएससी मेंबरशिप, और जो एनएसजी की मेंबरशिप है या परमानेंट सीट है, एंड होल्ड्स एंड डेजिग्नेटिंग होल्ड्स ऑन डेजिग्नेटिंग पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, और कई बार जो होल्ड्स लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं या रोक के रखा गया है डेजिग्नेट किए जाने वाले काम को, पाकिस्तान में आधारित टेररिस्ट को डेजिग्नेट करना, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संस्था का नाम देना। भैया आपने गलत काम तो किया है लेकिन इंटरनेशनली आपको आतंकवादी भी ठहराया नहीं गया, तो डेजिग्नेट करने पे आप आतंकवादी बन जाओगे। तो कह रहे ये सारे काम गलत चाइना करता है, लेकिन अभी एक बार मोदी जी ने सब चीज़ों को साइड स्टेप कर दिया और चाइना से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। चलिए, दिस की वर्ब है अलाउड, इट अलाउड मिस्टर मोदी टू साइड स्टेप करना, सरकमवेंट करना, इवेड करना, बाईपास करना, किसी चीज़ को साइड में रख करके निकल जाना। इंडिया की वर्ब है हैज़ हैड, इंडिया के जो है कंसर्न रहे हैं चाइना को लेकर के, और सारे जो चाइना के काले एक्शंस हैं वो यहाँ बताए गए हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करना युद्ध के दौरान, भारत के रिफॉर्म्स के मामले में टांग अड़ाना यूएनएससी के अंदर, कई टेररिस्ट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने का रेजिग्नेट होने से रोकना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, मीनिंग निकाल लो इसका फटाफट, छोटा सा है। कह रहा इट वॉज सिग्निफिकेंट दैट द टियानजिन डिक्लेरेशन इंक्लूडेड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। कह रहा ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी कि जो टियानजिन डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन यानी घोषणा, मीटिंग के बाद जो हुई, टियानजिन यानी चाइना के शहर में हुई, इस घोषणा में एससीओ की समिट में इसमें इंक्लूड था, क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज थी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की तरफ जो है टेररिस्ट की, बड़े कड़े शब्दों में टेररिस्ट की मूवमेंट की इसमें बात की गई थी। ऑलबीट कंडेमनिंग द पहलगाम अटैक एंड अटैक्स इन बलोचिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस इन इक्वल मेजर, हालांकि इसमें कंडेम करते हुए हुआ ये काम या कड़े से आलोचना करते हुए ये काम पहलगाम अटैक को भी और उन सारे अटैक्स को जो बलोचिस्तान में हुए हैं पाकिस्तान की फौजों पे, बराबर तौर पे उनको कंडेम करते हुए लिखा गया। दोनों चीज़ों को बराबर बताया गया कि पहलगाम में जो हुआ और बलोचिस्तान में जो होता है पाकिस्तानी फौजियों के साथ, वो दोनों ही आतंकवादी घटनाएं हैं। चलिए, इट की वर्ब है वॉज, डेक्लेरेशन में ये इंक्लूडेड था, V2 लगी हुई है। ऑलबीट का मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो बोल सकते हैं। कह रहा द डेक्लेरेशन ऑल्सो सॉ द एंटायर एससीओ मेंबरशिप फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन कंटेंशियस इश्यूज सच एज द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा, condemnation of US Israeli strikes on Iran,
Although India maintained its opposition to the paragraph supporting China's Belt and Road Initiative. लंबा सेंटेंस है, बहुत आसान है। फाइनल जो घोषणा आई, डेक्लेरेशन आई, उसने इस चीज को भी देखा। और किस चीज को देखा? पूरी की पूरी जो एससीओ मेंबरशिप थी, सारी जो कंट्रीज थी एससीओ की, उनको फाइंड करते हुए देखा। देखो बेस फॉर्म लगी है, आईएनजी की जगह बेस फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। पूरी मेंबरशिप ने फाइंड किया या पाया कॉमन ग्राउंड को, आपसी सहमति को। कॉमन ग्राउंड मतलब सब एक जगह एक ग्राउंड पे सहमत है। ऐसे विवादों भरे मुद्दों को या कंटेंशियस इश्यूज पे, जैसे कि जो मानवता का क्राइसिस या तूफान चल रहा है गाजा में, और कंडेमनेशन भी किया गया, आलोचना का मुद्दा भी आया अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक्स का ईरान पे। तो इन सब मामलों पे सब एससीओ मेंबर्स ने कॉमन ग्राउंड को फाइंड किया और आलोचना की। कह रहा है हालांकि जो इंडिया है ना, उसने बनाए रखा अपनी ऑपोजिशन को, अपनी विरोध को, उस पैराग्राफ को लेकर के जो सपोर्ट करता था चाइना के BRI प्रोजेक्ट को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको पता है चाइना आपको कर्जा देगा, आपके देश से सड़क बनाएगा, उस सड़क से व्यापार होगा और आप कर्जा चुकाओगे। तो BRI इन्होंने एक पूरा बना रखा है, यूरोप तक जाती है जो पूरी सड़क है, पाकिस्तान और ये पूरे एरिया से होते हुए। भारत इसके खिलाफ है, तो भारत ने बोला भाई इस पैराग्राफ पे हम साइन नहीं करेंगे। डेक्लेरेशन की वर्ब है 100, जो कॉन्सेप्ट आपने देखा था वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है, बेस फॉर्म लगी है। कंटेंशियस यानी झगड़े भरा, इसको कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं, डिस्प्यूटेड है। इंडिया की वर्ब है मेंटेन। चलो लास्ट पैराग्राफ है छोटा सा, फिनिश करो इसको अपने, फिर क्विज की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मिस्टर शीज प्लान फॉर एन एससीओ डेवलपमेंटल बैंक and Mr. Modi's suggestion of initiating a civilizational dialogue between SCO members found mention। कह रहे हैं मिस्टर शी का जो प्लान था एससीओ डेवलपमेंटल बैंक बनाने का, और मोदी साहब का जो सजेशन था कि हम शुरू करें एक सिविलाइजेशनल डायलॉग को, ऐसी बातचीत जो सिविलाइजेशंस के बीच में हो, चाइना के हान चाइनीज, भारत के है ना आर्यंस और द्रविड्स और रशिया के, तो ऐसा सिविलाइजेशनल बातचीत हो, आपस में कल्चर का आदान प्रदान हो एससीओ मेंबर्स के बीच। इन दोनों ही चीजों ने, उनके प्लान ने और हमारे सुझाव ने मेंशन को पाया या उनका जिक्र फाइनल डायलॉग में हुआ। While the outcomes and the optics made for what Mr. Modi described as a productive visit to China, his itinerary missed some opportunities for closer engagement with leaders from India's neighborhood and the global south। कह रहा जी जहां जो आउटकम्स आए, जो ऑप्टिक्स आए, आउटकम यानी नतीजे, ऑप्टिक का मतलब होता है शोबाजी, नजारा, देखने में कैसा लगे। कह रहा है जहां नतीजे और जो नज़ारे थे वो बनाए गए उस चीज के लिए, फॉर व्हाट, जिसको मोदी साहब ने डिस्क्राइब किया एक प्रोडक्टिव विजिट की तरह पे, या एक बहुत ही काम की विजिट की तरह चाइना की तरफ। ठीक है ना, दोनों चीजों को बनाया गया, दोनों चीजों के नाम पे मोदी साहब ने बोला कि विजिट बड़ी प्रोडक्टिव थी। नतीजे भी और जो दिखावा हुआ नतीजों का, उन दोनों को देख के कह रहे वहीं उनका जो ट्रैवल शेड्यूल था ना, आइटनरी था, उसने मिस कर दिया कई मौके क्लोजर इंगेजमेंट के और नज़दीकी रिश्तेदारी बनाने के कई लीडर्स के साथ में, जो है भारत के ही अड़ोस पड़ोस से और ग्लोबल साउथ थे। अब मैंने आपको बताया था द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। द साउथ मतलब सभी गरीब देश, सभी विकासशील देश। तो हमारे आसपास के गरीब विकासशील देशों के जो लीडर्स हैं, उनके साथ रिश्ता बनाने का मौका मोदी जी ने मिस कर दिया। क्यों किया मिस उन्होंने? एज ही स्किप्ड द एससीओ प्लस समिट, क्योंकि इन्होंने स्किप कर दिया, ये शामिल ही नहीं हुए एससीओ के बाद में होने वाली एससीओ प्लस वाली समिट में। चलिए मोदी की वर्ब है डिस्क्राइब्ड, आइटनरी की वर्ब है मिस्ड, ही आया मिस्टर मोदी के लिए, वर्ब है इसकी स्किप्ड। प्रोडक्टिव आप समझते हैं, ऑप्टिक मतलब शोबाजी। चलिए रैप अप करें क्लास को। थोड़ा मुश्किल थे लास्ट के 1-2 सेंटेंसेस, बाकी सब अच्छा था, आर्टिकल आसान था। अब जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं इस क्विज पे अप्लाई करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सेंटेंस है, इसका इंप्रूव्ड वर्जन चूज करना है अपने को। अगर तो ये सही है तो डी आंसर है, और ये गलत है तो ए और बी और सी में से एक आप चूज करें। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, खुद से ट्राई दो। देखिए बाय द टाइम, जब तक गार्ड ने हमें लेटस किया या इजाजत दिया हॉल के अंदर घुसने का, वो खाना खा चुकी थी पहले से ही ऑलरेडी।
चुकी थी वाला मीनिंग आ रहा है। खाना खाने के लिए हैड वर्ब का इस्तेमाल किया है। हैव वर्ब आपको पता है खाना पीना, किसी चीज़ को जेब में रखना और किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, तीनों के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे वी टू लगी हुई है, लेकिन वो खा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट की जरूरत है ना यहाँ पे, ये काम तब तक हो चुका था। अगर हो चुका था तो शी हैड प्लस में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हैड ही होती है। तो यहाँ पे एक हैड आपको और लगाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए। समझ पा रहे हो ना? ये हैड जो है ना, ये एट लिखा हुआ है ऐसा समझ लो, ईट एट ईटन, वी टू लगी हुई है। तो हैड यहाँ पे खाने की बात कर रहा है, तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है तो एक हैड और लगा दो, और एट की थर्ड फॉर्म या हैड की थर्ड फॉर्म, हैड की हैड ही होती है, एट की ईटन होती है। तो शी हैड ईटन और शी हैड हैड हर लंच ऑलरेडी। तो यहाँ पे हैड आना चाहिए। हैड कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। अब दोनों में से एक आंसर बनेगा। अब लेट वर्ब अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लेती है, आपको पता है, बहुत बार अच्छे से बताया हुआ है। लेट मी डू, लेट अस गो। तो वैसे ही लेट द गार्ड लेट अस एंटर द हॉल, एंटरिंग नहीं, एंटर द हॉल। तो बी आंसर आपको बनाना है। ठीक है, अब रोज एक इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन डाल रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन भी आपको हैंडल करने आए। चलो, कॉम्प्रिहेंशन। ऑथर क्या इंप्लाई कर रहा है, क्या इशारा दे रहा है हाईलाइट करके? भारत के साइड स्टेप करने को, चाइना को जो लेकर के कंसर्न्स है उनको क्या इशारा देना चाह रहा है? चलो, मेरे ख्याल से खुद से आपने ट्राई दिया होगा। इशारा ये देना चाह रहा है कि टेम्परेरी तौर पे हमारी जो सारी प्रायोरिटीज हैं, सारे मुद्दे जो हैं चाइना से जुड़े हुए झगड़े, उनको हमने डी प्रायोरिटाइज कर दिया है, पीछे कर दिया है। हमारे ऊपर जियो पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि चाइना से दोस्ती अभी फायदेमंद लगती है। तो सारे झगड़े भुला करके एक बार टेम्परेरी तौर पे हमने उनसे दोस्ती करने का, ठीक है ना, दोस्ती करने की कवायद शुरू की है। तो सेकंड जो है ना, आंसर बनेगा सी। ये चीज हाईलाइट होती है, इंप्लाई होती है। कौन सा इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है भारत के रिफ्यूजल को लेकर के या मनाही को लेकर के, जो एससीओ के एक पैराग्राफ को लेकर के था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। भाई भारत ने बोला इस पे साइन नहीं करेंगे, बाकी कहीं भी करवा लो तुम। तो ऐसा इसको देख करके आपको क्या इन्फ्लुएंस निकलता है? इसको देख के इन्फ्लुएंस ये निकलता है कि सारे मुद्दे भारत ने नहीं बुलाए हैं। समझ गए ना? इंडिया कंटिन्यूज टू गार्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रेड लाइंस व्हेन एंगेजिंग विद चाइना। इंडिया चाइना से इंगेज करते हुए वो वाली लक्ष्मण रेखाओं को आज भी गार्ड कर रहा है जो स्ट्रेटेजिक है, देश की रणनीति से जुड़ी हुई है, जैसे कि BRI प्रोजेक्ट्स। उनको हमने जो रेड लाइंस हैं, लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनको क्रॉस अभी तक हमने नहीं किया। ठीक है, तो इसको हम अभी भी खिलाफ हैं इस जो है BRI प्रोजेक्ट के। थर्ड का आंसर बनेगा ए। अच्छे क्वेश्चन हैं, मुझे पता है गलत होंगे आपके। अब ये इजी वाले सही करना कम से कम। बॉनमी का मीनिंग पूछा है, कॉर्डियलिटी, वोकेटिव या इवोकेटिव लिखा हुआ है, इवोकेटिव या सर्टेन। एलिसिट का मीनिंग पूछा है, एलिसिट के साथ में कौन सा वर्ड चूज करोगे आप? सेट बैठेगा, मनी बैठेगा, एलिसिट अ स्माइल या एलिसिट अ रेजिग्नेशन। इटोनेरेंट कौन होता है और सर्कमवेंट वन वर्ड का क्या मीनिंग है? लास्ट में दो एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से और दूसरी आपको जरूर मिलनी चाहिए इस स्ट्रक्चर की वजह से। सी समवन डू समथिंग, सी समवन डूइंग समथिंग। ठीक है, चलो आंसर्स 4 से लेकर के 9 तक 6 क्वेश्चंस के फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं। चेक करके बताना पूरे 9 में से कितने मार्क्स आपको मिले, 2 मिले, 5 मिले या 9 मिले। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप ही का कमेंट सेक्शन है। कल की क्लास में मुलाकात होगी आपसे। अंटिल देन।